हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनल रिव्यू में। आज है 3 जून। 3 जून को जितने भी ज़्यादा करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम उसको इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इस क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो चलिए, क्लास की शुरुआत से पहले करते हैं एक बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल कोट से, जो कि है, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता और लगातार की गई कोशिश कभी बेकार नहीं होती। इसलिए हम जैसे लगातार करंट अफेयर देखते हैं, वैसे ही आप लगातार अपने डेली के टारगेट को पूरा करें। ठीक। अब बात करेंगे जून के महत्वपूर्ण दिवस और थीम की, जिसमें हमने 1 जून के अपने और 2 जून के अभी तक हमने देख लिए हैं। साथ ही हम रिवीजन करते हुए चल रहे हैं। आज हम देखेंगे 3 जून के करंट अफेयर, जो कि तेलंगाना स्थापना दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। आज है 3 जून, और 3 जून को कोई खास दिवस नहीं है, लेकिन हम 3 फरवरी के, 3 मार्च या 3 अप्रैल में, मई जो भी है उसकी रिवीजन करेंगे। तो 3 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला चिकित्सा दिवस, जिस इस बार की थीम थी सेलिब्रेटिंग पियोनियर्स इन मेडिसिन, चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रणी महिलाओं का उत्सव। 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस, जो कि थीम थी इस बार की कनेक्टिंग पीपल्स एंड प्लेनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम 2026 की जो रैंक थी इंडिया की, वो कितनी थी आप कमेंट बॉक्स में करना, मैंने बहुत बार बता रखा है। तो इस बार की थीम है ए प्रेस फॉर द प्लेनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। अब बात करेंगे दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की, जो कि है वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं उसके द्वारा पेश किए गए 1.11 लाख करोड़ रुपए के बजट का मुख्य आधार जो ज्ञान था, इसके ज्ञान में ए का अर्थ क्या है? तो दोस्तों ए का अर्थ है अन्नदाता, यानी कि जो कृषक होते हैं उनसे रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे जी का अर्थ है गरीबी से रिलेटेड, वाई से युवा, ए से अन्नदाता या किसान, और एन से नारी। और ये मॉडल राज्य के 4 प्रमुख स्तंभों को सशक्त करके एक आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया है। तो हम बात करेंगे ज्ञान के आधार, ज्ञान मॉडल पे। तो यहाँ पे 1.11 लाख करोड़ का रुपया यहाँ पे बजट पे पेश किया है, जिसमें पहली बार ये बजट का आकार 1.1 लाख करोड़ के रुपए 1.1 लाख के पार पहुंचा है। केंद्र सरकार की तर्ज पर ज्ञान मॉडल को बजट का मूल आधार यहाँ पे बनाया गया है। ज्ञान का हमने अर्थ बता दिया है पूरा। और ये बजट राज्य के 25 वर्ष यानी कि रजत जयंती के उपलक्ष्य पर गति यहाँ पे देने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन है आर्थिक रूप से कमजोर, जो कि ईडब्ल्यूएस होता है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इसके जीवन स्तर को सुधारने के लिए उत्तराखंड बजट 2026-27 में अन्न पूर्ति योजना, इसके तहत कितनी राशि का प्रावधान यहाँ पे किया गया है? तो ये क्या है? 1300 करोड़ रुपए का। यहाँ पे बात करेंगे हम अन्न पूर्ति योजना का आवंटन 1300 करोड़ रुपए का हुआ है, जिसमें चर्चा का कारण इसमें है ईडब्ल्यूएस को अंत्योदय परिवार के लिए खाद्य सुरक्षा पुख्ता करने हेतु 1300 करोड़ की राशि यहाँ पे आवंटित की गई है। इसके लिए लक्षित वर्ग है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और बीपीएल परिवारों को लाभान्वित यहाँ पे करेगा। पोषण की बात करेंगे तो यहाँ पे इस योजना के अंतर्गत फोर्टिफाइड यानी कि पोषण युक्त अनाज वितरण पर यहाँ पे बल दिया जाएगा। और बजट की प्राथमिकता को देखते हुए ये विशाल आवंटन सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में उत्तराखंड सरकार का इस वर्ष का सबसे बड़ा एकल खर्च ये है इस क्षेत्र में। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य के स्वतंत्रता सेनानी और उनकी विधवाओं के सम्मान में दी जाने वाली जो मासिक पेंशन है राशि, फ्रीडम फाइटर्स पेंशन, उसको कितना निर्धारित यहाँ पे किया गया है? तो ये क्या है? 25,000 रुपये यहाँ पे फिक्स कर दिया है। तो बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी पेंशन में बड़ी वृद्धि की। तो ये राज्य के स्वतंत्रता सेनानी और दिवंगत सेनानियों की जो विधवाओं के सम्मान में मासिक पेंशन को बढ़ाकर अब फ्लैट 25,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। और आश्रित सुरक्षा और ऐतिहासिक सम्मान की बात करें तो ये लाभ स्वतंत्रता सेनानी के जीवित न रहने पर उनकी जो पत्नियां हैं उनको निरंतर मिलेगा। इसका उद्देश्य पेशावर कांड जैसे आंदोलनों से जुड़े परिवारों को सम्मान देना है। अब बात करेंगे अगला क्वेश्चन, पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार की कमी के कारण जो पलायन हो रहा है उसको रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार ने बजट 26-27 में पलायन रोकथाम योजना के लिए कितनी राशि यहाँ पे बांटी गई? तो ये बांटी है 10 करोड़ रुपए की राशि यहाँ पे बांटी थी। बात करेंगे इसकी, तो पलायन को रोकथाम के लिए जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो पलायन हो रहा है उसके कारण जो घोस्ट विलेज की समस्या है उसको रोकने के लिए विशेष बजटीय आवंटन यहाँ पे किया गया है। पलायन रोकथाम योजना के लिए इस बार विशेष रूप से 10 करोड़ का राशि यहाँ पे बांटा गया है पलायन रोकथाम में। और युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोकने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से जोड़ा गया है, जिसके लिए 60 करोड़ का यहाँ पे प्रावधान है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से जोड़ने के लिए स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए कितने करोड़ का प्रावधान है? 60 करोड़ का।
और मुख्य फोकस क्षेत्र कहाँ कहाँ है, चमोली, पिथौरागढ़, पौड़ी जैसे सीमांत जिलों को पहाड़ी गांव का बुनियादी ढांचा यहाँ पे विकास करना इसका मुख्य क्षेत्र है। बात करेंगे, पांचवा क्वेश्चन है आईपीएल 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो सभी को पता है जो मैच देखता है, तो आरसीबी ने ये जीता है। बात कर लेंगे आरसीबी ने इस इतिहास में पहली बार ट्रॉफी अपने नाम की, लेकिन ये गलत लिख दिया, पहली बार नहीं दूसरी बार करी है ये लगातार। और फाइनल मुकाबले में आरसीबी ने 5 विकेट से हराया था और ये मुकाबला दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित हुआ है। गुजरात द्वारा दिए गए लक्ष्य को आरसीबी ने 18 ओवरों में केवल 5 विकेट खोलकर हासिल किए हैं। बात करें, ये मुकाबला यहाँ पे हुआ था अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, और गुजरात द्वारा लक्ष्य दिया गया था 18 ओवरों में केवल 5 विकेट खोलकर यहाँ पे हासिल कर लिया गुजरात द्वारा जो लक्ष्य दिया हुआ था, ठीक, टीम को। आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी। आरसीबी का ये पहला नहीं है, दूसरा है, ठीक है, जिससे 18 साल का सूखा है, सूखा तो खैर 2025 में ही खत्म हो गया था। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में महिलाओं की जो हाई जंप पे ऊंची कूद कहते हैं जिसे, इस स्पर्धा में भारत के लिए गोल्ड मेडल किसने जीता है। तो ये जीता है पूजा सिंह ने। बात करेंगे यहाँ पे अंडर 20 पूजा सिंह को गोल्ड मेडल मिला है, जिसमें ऊंची कूद में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है 2026 में। ये भारतीय एथलीट हैं जो कि देश में गोल्ड मेडल हासिल किया है। नया सीनियर राष्ट्रीय रिकॉर्ड की बात करें तो पूजा सिंह ने इस इवेंट में न केवल शीर्ष स्थान पाया, जबकि सीनियर नेशनल रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर एक नया शानदार कीर्तिमान यहाँ पे स्थापित किया है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो ये क्या है, साध्वी निरंजन ज्योति को, ठीक। तो बात करें यहाँ पे एनसीबीसी यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास की, तो इसकी नए अध्यक्ष कौन बनी है, साध्वी निरंजन ज्योति। केंद्र सरकार ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जो कि साध्वी निरंजन ज्योति है, इनको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष चुना है। संवैधानिक दर्जे की बात करें तो एनसीबीसी को 102वें संविधान संशोधन 2018 के तहत क्या किया है, पूर्ण संविधान का यहाँ पर दर्जा प्रदान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 338 बी के प्रावधानों के अंतर्गत ये कार्य करता है। और संबंधित मंत्रालय की बात करें तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन प्रशासनिक नियंत्रण में पिछड़े वर्ग के हितों की रक्षा यहाँ पे की जाती है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, सरहुल महोत्सव जो कि मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये झारखंड में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। बात कर लेंगे सरहुल महोत्सव की, तो ये महोत्सव जनजाति समूह द्वारा प्रकृति की पूजा का महापर्व है। और इस महोत्सव में मुख्य रूप से झारखंड की जो उरांव, मुंडा और हो जनजाति हैं उनके द्वारा बेहद हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस पर्व में साल जो कि साल होता है उसके वृक्ष की पूजा की जाती है जो पर्यावरण और समृद्धि का जनजातीय प्रतीक है। और ये पर्व हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र महीने के तीसरे दिन वसंत ऋतु में मनाया जाता है। बात करेंगे, हाल ही में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कौन सा बैडमिंटन ओपन यानी कि डबल युगल खिताब यहाँ पे जीता है। तो ये जीता है सिंगापुर ओपन खिताब। बात कर लेंगे इसकी, तो ये पुरुष मेंस डबल खिताब सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता है। जिसमें हम बात करेंगे इस टूर्नामेंट की, तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की सुपर 700 कैटेगरी का एक बेहद प्रतिष्ठित आयोजन यहाँ पे किया गया था। फाइनल मुकाबले में भारतीय दिग्गज जोड़ी ने इंडोनेशिया के मजबूत विरोधियों को यहाँ पे हराया था। और यहाँ पे इन्होंने रैंकिंग भी अपनी क्या है, दावेदारी यहाँ पे मजबूत कर रखी है। बात करेंगे अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के किसान जो कि वल्लुवन को खाद्य और कृषि संगठन के साइन फार्मर हीरो अवार्ड से सम्मानित यहाँ पे किया है। तो ये तमिलनाडु के हैं ये वल्लुवन। तो इस सॉइल फार्मर हीरो अवार्ड किसान वल्लुवन को मिला है जो कि वैश्विक स्तर पर सम्मान है, एफएओ के द्वारा यहाँ पे दिया जाता है। प्रेरणा और अभियान की बात करें तो किसान वल्लुवन ईशा फाउंडेशन के सदगुरु द्वारा शुरू किए गए वैश्विक सेवा स्माइल कावेरी कॉलिंग अभियान से गहरे प्रेरित यहाँ पे हुए हैं। कृषि तकनीक और विविधता की बात करें तो उन्होंने 11 हेक्टेयर भूमि पर जैविक खेती और मल्टी क्रॉपिंग अपनाई। वे एक साथ 14 अलग अलग प्रकार की फसलें यहाँ पे उगाते हैं। और एफएओ की बात करें तो खाद्य और कृषि संगठन, इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय रोम के इटली के रोम में है। बात करेंगे अगला क्वेश्चन, हाल ही में बेबिशिया संक्रमण, इसके कारण किस राष्ट्रीय उद्यान में 8 एशियाई शेरों के शावकों की यहाँ पे मौत हो गई है। तो ये है गिर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान गुजरात का है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 बच्चों की 8 एशियाई शेरों की, ठीक है, बच्चों की नहीं एशियाई शेरों की। और किसके कारण हुई है, बेबिशिया संक्रमण के कारण। यहाँ पे बब्बर शेरों के शावकों की मृत्यु हो चुकी है। ये परजीवी जनित रोग है जो मुख्य रूप से जंगली जानवरों यानी कि टिक्स के काटने से फैलता है। ये संक्रमण सीधे आरबीसी को नष्ट कर देता है जिससे खून की कमी हो जाती है।
जूनोटिक क्षमता की बात करें तो ये रोग संक्रमित रक्त या टिक्स के माध्यम से जानवरों के मनुष्यों में फैलने की क्षमता रखता है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1914 के बाद पहली बार गायना कैंथा खासियाका नामक एक दुर्लभ ड्रैगन फ्लाई है किस राज्य में देखी गई है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में देखी गई है। बात करेंगे असाधारण पुनर्खोज की, तो वन्यजीव शोधकर्ताओं ने अरुणाचल प्रदेश के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो कि अबोर हिल्स में है 112 वर्ष बाद यानी कि 1914 के बाद पहली बार ये ड्रैगन फ्लाई की खोज की है। खोज नहीं कह सकते इसको दोबारा से पुनर्खोज हो सकती है। ठीक, शारीरिक विशेषता की बात करें तो इस प्रजाति की जो प्रमुख पहचान है इसकी असामान्य लंबी पूंछ होती है। ड्रैगन फ्लाई की उपस्थिति क्षेत्र में स्वच्छ जल और स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र को यहाँ पर दर्शाती है। ठीक है, अब बात करेंगे 13वें क्वेश्चन की। हाल ही में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 जो कि उसका आयोजन किन दो देशों की संयुक्त मेजबानी में शुरू होगा? तो ये भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में शुरू होगा। आप सभी को पता है, जो क्रिकेट प्रेमी है उनको ये पता होगा। बाकी हम बात कर लेंगे, तो ये मेजबानी होगी भारत और श्रीलंका में। टी20 वर्ल्ड कप है और इसमें कुल 20 टीमें हिस्सा लेने वाली हैं। ऐतिहासिक संदर्भ की बात करें तो 2024 में टी20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज और अमेरिका में खेला गया था। भारत ने उस टूर्नामेंट में फाइनल में जीतकर विश्व चैंपियंस का खिताब अपने नाम किया था। अब बात करेंगे 14वें क्वेश्चन की। हाल ही में इसरो के तकनीकी सहयोग से किस भारतीय निजी स्टार्टअप कंपनी ने दुनिया के पहले सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन जो कि अग्निबाण शॉर्ट एड है, ठीक, इसका सफल परीक्षण किया? तो यह किया है अग्निकुल कॉस्मोस का। बात कर लेंगे इसकी, तो 3D प्रिंटेड रॉकेट है अग्निबाण जो कि भारतीय स्पेस स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, इसने दुनिया के पहले सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन अग्निबाण शॉर्टेट का सफल परीक्षण किया है। इसका नाम है अग्निबाण शॉर्टेट। ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि श्रीहरिकोटा में है, इससे बने पहले भारतीय निजी लॉन्च पैड ALP-01 से ये छोड़ा गया है। 3D प्रिंटेड विशेषता की बात करें तो इंजन में कोई जॉइंट या वेल्डिंग नहीं है, ये पूरी तरह से एक ब्लॉक के रूप में तैयार किया गया है। और ईंधन तकनीक की बात करें तो भारत का पहला निजी रॉकेट है जो सेमी क्रायोजेनिक ईंधन यानी कि तरल ऑक्सीजन और कैरोसिन से संचालित होगा। बात करेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की, जो कि है पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में ऊर्जा उत्सर्जन जो कि है हीट एमिशन का सटीक अध्ययन करने के लिए नासा के द्वारा हाल ही में कौन सा सैटेलाइट मिशन यहाँ पर लॉन्च किया? तो ये किया है प्री फायर। ठीक है, बात करेंगे इसकी, नासा द्वारा प्री फायर सैटेलाइट मिशन जो कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, इसने पृथ्वी के ध्रुवों से उत्सर्जित होने वाली जो गर्मी का अध्ययन करने के लिए नया मिशन लॉन्च किया है प्रीफेयर, यानी कि इसकी फुल फॉर्म है पोलर रेडियंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट। इसकी फुल फॉर्म याद करना, कोई भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। इस मिशन में ध्रुवीय क्षेत्रों की सुदूर अवरक्त यानी कि फार इंफ्रारेड तरंगों को मापने के लिए 2 छोटे क्यूबसेट्स का उपयोग किया जाएगा। मुख्य उद्देश्य क्या है? वैश्विक जलवायु परिवर्तन और समुद्र के बढ़ते जल स्तर के मॉडल को अधिक सटीक और व्यावहारिक यहाँ पे बनाना है। तो ये थोड़ा सा अच्छा है अर्थ के लिए। अब हम बात करेंगे, आज के करंट अफेयर को हो गए समाप्त। अब हम बात करते हैं जो हमने लास्ट में पूछा था क्वेश्चन लास्ट वीडियो में, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो है हिमालय को पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है और मनाली और लेह को जोड़ता है आपस में? तो ये है रोहतांग दर्रा जो कि पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है और मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ता है, लेह तक का मार्ग प्रदान करता है और ये अपनी सामरिक स्थिति से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आज का सवाल है, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान जो मसूरी कांड हुआ था 2 सितंबर 1994 को, इसमें से कौन सा शहीद नहीं हुआ था? ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे, अपने आप को परखेंगे। अब मिलेंगे हम दोस्तों अगली वीडियो में अगले करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।